Bismillahirrahmanirrahim. I am Jamal and you are watching Al Noor. Today we will discuss about different types of pollutants. Anything that pollute environment is called pollutant. There are two types of pollutants. First one is primary pollutants and the second one is secondary pollutants. अब ऐसे pollutant जो किसी भी डायरेक्ट सोर्स से प्रोड्यूस हों, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज से ये रिलीज होता है, तो ऐसे pollutants को हम कहते हैं प्राइमरी pollutants. If primary pollutants react with some other substances and make an other pollutants, for example sulfur dioxide releases from the industries and react with the water vapors in the environment and make सल्फ्यूरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड as secondary pollutants. अब जो डायरेक्ट सोर्स से प्रोड्यूस हो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी pollutants, और अगर प्राइमरी pollutants किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कोई नया pollutant बनाए दैट इज कॉल्ड secondary pollutants. अब हम डिफरेंट pollutants को डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को. इसमें हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इस तरह के पोल्यूटेंट इसमें आ जाते हैं. तो फर्स्ट वन इसकी सोर्सेज को हम देखते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ ऑयल, कोल, गैस इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास जब भी हम ऑयल की कंबस्शन करेंगे, कोल की कंबस्शन या गैस की कंबस्शन होगी तो इसके नतीजे में नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होंगे. सेकंड वन इज बैक्टीरियल एक्शन इन सॉइल. बाज़ औक़ात नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट्स पर होते हैं जो कि नाइट्रोजन की फिक्सिंग करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस NO गैस इज आल्सो रिलीज्ड. थर्ड वन इज फॉरेस्ट फायर्स. जंगलात को आग लगने से बाज़-औक़ात खुद इंसान लगा देते हैं या बाज़-औक़ात किसी भी नेचुरल फिनोमेना के थ्रू आग लग सकती है. तो फॉरेस्ट फायर्स के नतीजे में भी NO या NO2 गैस रिलीज होती है. वोल्केनिक एक्शन के नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर आल्सो रिलीज्ड. लाइटनिंग के नतीजे में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में हमारे पास 78% ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है और 20% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन गैस मौजूद है. तो जब भी लाइटनिंग का प्रोसेस होता है उस सूरत में नाइट्रोजन भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ऑक्सीजन भी रेडिकल फॉर्म में. इस सूरत में दोनों ही हाईली रिएक्टिव होती हैं थ्रू लाइटनिंग और उस सूरत में ये दोनों गैसेस नाइट्रोजन इन द एनवायरनमेंट एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट ये रिएक्ट करके हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड हैज़ अ रेजिडेंस टाइम 3 to 4 days and converted into HNO3. यानी जब भी हमारे पास NO गैस रिलीज होगी इन्वायरमेंट में 3 to 4 days के बाद वो HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगी और एसिड रेन की वजह बनती है. What are the environmental effects of nitrogen oxides? Decreased visibility due to yellowish color of NO2. यानी NO2 जो हमारे पास गैस है इसका येलोइश कलर है. तो जिस एरिया में, जिस इन्वायरमेंट में NO2 गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वहाँ का जो रीजन है वो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहती. अक्सर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बारिश के बाद आप देखते हो कि आपको काफ़ी दूर तक और क्लियर नज़र आ रहा होता है. उसकी रीज़न ये होती है कि बारिश की वजह से डिफरेंट जो प्लूटेंट्स हैं या डिफरेंट जो गैसेस हैं वो नीचे बैठ जाती हैं. इस वजह से हमें क्लियर विजिबिलिटी नज़र आती है. और अगर किसी रीजन में NO2 की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो ब्राउनिश या येलोइश कलर आपको इन्वायरमेंट में नज़र आ रहा होता है. तो हमारी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा क्लियर नहीं रहती. हार्ट एंड लंग्स प्रॉब्लम्स. अगर सांस लेते हैं और सांस लेने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे लंग्स में चला जाए तो उस सूरत में लंग्स प्रॉब्लम भी करता है और हार्ट डिजीज भी काज करता है. सुप्रेस प्लांट ग्रोथ. जिस एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा होंगे वहाँ पर प्लांट ग्रोथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा. डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन. हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर हम सांस लेते हैं और NO गैस या NO2 गैस हमारी बॉडी में मूव करती है तो उस सूरत में हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा यानी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और इसीलिए हम कहते हैं डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन. और स्प्रेड कैंसर. इसके अलावा जो NO गैस है इसके थ्रू कैंसर भी स्प्रेड होता है. नेक्स्ट इज वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वोलाटाइल ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है विच एवापोरेट्स एट रूम टेम्परेचर. तो हमारे पास जो लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक अल्केन है, अल्केन में
methane, ethane, propane, etc. These are volatile organic compounds. इनके जो सोर्सेज हैं एवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्यूल्स, यानी फ्यूल की आप देखते हो अक्सर पेट्रोल है, पेट्रोल एवेपोरेट कर जाता है। इसी तरह हम डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं लाइक ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, तो ये भी क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट कर जाते हैं। तो ये जब एवेपोरेट करते हैं इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं तो ये भी एज अ प्ल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब भी फॉसिल फ्यूल्स की कंप्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस होंगे। नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स लाइक टर्पीन्स फ्रॉम ट्रीज। पैडी राइस फील्ड प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, यानी पैडी राइस फील्ड जो होती है उसमें से मीथेन गैस रिलीज होती है। एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया, यानी जब भी कोई डेड ऑर्गेनिज्म है उस सूरत में जब बैक्टीरियल एक्शन उस पर होता है या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पर बैक्टीरियल एक्शन होता है, एनारोबिक जब डिकम्पोजिशन होगी तो उस सूरत में हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। अगर तो एरोबिक है तो उस सूरत में तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। अगर एनारोबिक डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया करता है तो उस सूरत में हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होंगे। मीथेन हैज रेजिडेंस टाइम 3 to 7 years, यानी मीथेन गैस जब एनवायरनमेंट में रिलीज होती है तो 3 से 7 साल तक वह एनवायरनमेंट में मौजूद रहती है। अब हम देखते हैं कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अफेक्ट क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें हमारे पास आता है आई इरिटेशन एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, यानी अगर किसी एनवायरनमेंट में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आंखों की जलन भी होगी। अक्सर आप देखते हो कि किसी एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर आंखों में जलन शुरू हो जाती है या आंखों में से पानी निकलना शुरू होता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इरिटेशन, सांस लेते वक्त भी इरिटेशन फील होती है। नेक्स्ट इज सम आर कैर्सिनोजेनिक, यानी इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कैंसर को काज करते हैं। डिक्रीज विजिबिलिटी ड्यू टू ब्लू ब्राउन हेज, इनकी वजह से, यानी जिस एरिया में वोलेटाइल ऑर्गेनिक, पहले हमने NO के केस में भी देखा, इसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होने की वजह से या तो ब्लू कलर या ब्राउन कलर का हेज सा बन जाता है जिसकी वजह से अगेन विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहती। पहले भी हमने डिस्कस किया कि आफ्टर रेन विजिबिलिटी क्लियर होती है बिकॉज दीज पोल्यूटेंट्स मूव डाउन। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन वैसे तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्बेंस का काम करता है इन स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन अगर हम बात करें ओजोन के इन ट्रोपोस्फेयर तो ये एज अ प्ल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओजोन? फॉर्म फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ NO2 गैस, यानी NO2 हमने कहा था कि लाइटनिंग के थ्रू भी प्रोड्यूस होती है। अब जब लाइटनिंग के थ्रू NO2 गैस प्रोड्यूस होती है और फोटोलाइसिस का जब फर्दर प्रोसेस होता है, फोटोलाइसिस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उस सूरत में हमारे पास ओजोन गैस रिलीज होती है। समटाइम रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इंट्रूजन, के समटाइम्स क्या होता है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की लेयर मौजूद है वहां से वो ओजोन की लेयर मूव करती है ट्रोपोस्फेयर में, और उस सूरत में ट्रोपोस्फेयर में भी वो क्या है कि एज अ प्ल्यूटेंट का काम करती है। व्हाट इफेक्ट काज बाय ओजोन लेयर? ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्रोंकाइल जो हमारे पास वॉल्व होते हैं उनके साइड पर यानी उनके अराउंड जो मसल हैं उनमें स्वेलिंग होना शुरू होती है जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी जो ब्रोंकियल वॉल्व्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उस सूरत में हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। लंग्स में भी आपको प्रॉब्लम इस सूरत में दिखाई देगी। कफिंग, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी इरिटेशन, क्योंकि सांस लेने से जब ओजोन बॉडी में जाएगी तो उस सूरत में रेस्पिरेटरी इरिटेशन काज होगी। इसके अलावा आई इरिटेशन, डिक्रीज क्रॉप यील्ड, यानी जिस एरिया में ओजोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर जो क्रॉप की यील्ड है वो भी क्या होगी? कम होगी। रिटार्ड प्लांट ग्रोथ, इसके अलावा यील्ड तो कम होगी और जो ऑलरेडी प्लांट हैं उनकी ग्रोथ पर भी अफेक्ट पड़ेगा। डैमेज प्लास्टिक्स, इसके अलावा जिस रीजन में ओजोन ज़्यादा हो वहाँ पर जो प्लास्टिक है वो भी क्या होता है? डैमेज होता है। ब्रेक्स डाउन रबर हार्श ऑर्डर, और इसका जो ऑर्डर है वो भी सख्त सा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स।
First one, sources formed by the reaction of NO2 with volatile organic compounds. यानी volatile organic compounds हमने देखा कि सॉल्वेंट के evaporation से या फ्यूल की evaporation से volatile organic compounds रिलीज होते हैं. इसके अलावा NO2 को हमने देखा था कि लाइटनिंग का प्रोसेस है. इसके अलावा जो बैक्टीरियल एक्शन है उसके ज़रिए से भी NO2 गैस रिलीज होती है. बोथ आर प्राइमरी प्लूटेंट्स. अब जब ये प्राइमरी प्लूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं उसके नतीजे में हमारे पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट रिलीज होते हैं. सो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स आर सेकेंडरी प्लूटेंट्स. अफेक्ट इसके क्या है कि फर्स्ट वन आई इरिटेशन है. सेकेंड वन हाई टॉक्सिसिटी टू प्लांट्स, यानी जिस रीजन में पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ज्यादा होंगे वहां पर प्लांट की ग्रोथ पर भी अफेक्ट पड़ेगा. रेस्पिरेटरी इरिटेशन, ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस रीजन में ऐसे प्लूटेंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी. डैमेजिंग टू प्रोटीन्स, इसके अलावा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं इनके बॉडी में भी, बॉडी के बाहर भी, या अदर प्रोटीन स्ट्रक्चर, उनको भी ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट डैमेज करते हैं. नेक्स्ट वन इज कार्बन ऑक्साइड. देयर आर टू कार्बन ऑक्साइड. फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द सेकेंड one is carbon dioxide. So first we discuss the sources of carbon monoxide. Incomplete combustion of carbon containing fuels. 75% जो carbon monoxide है that are released from incomplete combustion of carbon containing fuels. जब भी किसी भी कंपाउंड की, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अदर कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है, उसकी जब भी कंबस्शन होगी, कंप्लीट कंबस्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. और जब भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, तो उस सूरत में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी. इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ एग्रीकल्चरल स्लश मैटर, यानी एग्रीकल्चरल में जो स्लश मैटर है उसकी जब, तो वो तो वैसे ही इनकम्प्लीट कंबस्शन करता है. यानी जो एग्रीकल्चरल स्लश मैटर है वो वैसे ही नमी सा होता है. उसको जब आग लगाएं भी तो उस सूरत में भी वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं करता या उसको सही से आग नहीं लगती, तो उस सूरत में भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है. ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस सूरत में भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है. सिगरेट स्मोक, सिगरेट पीने से भी मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, लेकिन मोस्टली इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है. नेक्स्ट वन, सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि फॉसिल फ्यूल्स को या एवरी मटेरियल दैट कंटेन्स कार्बन, उसके जब भी हम कंबस्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, और अगर हमारे पास एक्सेस में ऑक्सीजन है तो उस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, जब भी सॉइल की कल्टीवेशन की जाती है तो उस सूरत में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. एरप्शन ऑफ वोल्केनोस, वोल्केनिक एक्शन के नतीजे में भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे बड़ा सोर्स है, जब भी हम सांस लेते हैं तो आपको पता है कि जब भी हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन बॉडी के इनसाइड मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर मूव करती है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी इस टाइम पर 6 अरब से ज़्यादा तो इंसान है, तो जब भी वो सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. तो सबसे बड़ा जो सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अफेक्ट इनके क्या हैं? फर्स्ट वन, एनॉक्सिया, यानी जिस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. उसकी रीज़न ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू होती है. तो जब ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी तो उस सूरत में सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. सेकेंड वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि जितनी भी रेडिएशंस अर्थ पर फॉल करती हैं, अर्थ को जितनी नीड है वो उतनी एब्जॉर्ब करता है, बाकी को रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर का काम करती है जिसकी वजह से वो उन रेडिएशंस को या हीट एनर्जी को वापस नहीं जाने देती, ब्लॉक करती है. इसकी वजह से हमारे पास जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो राइज करता है. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ऑलमोस्ट प्लैनेट वीनस पर हमारी अर्थ की निस्बत जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है दैट इज 60,000 टाइम्स ग्रेटर. तो वीनस का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 425 डिग्री सेल्सियस, जो रहने के बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी इरिटेशंस एंड
फोर्थ वन, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 200 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को स्प्रेड करती है। लेकिन इन केस किसी एरिया में, किसी जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो सांस लेने के नतीजे में बजाय ऑक्सीजन बॉडी में मूव करे, कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉडी में मूव करती है और हीमोग्लोबिन की जो रिएक्टिंग कैपेसिटी है विद ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से 200 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी रखता है फॉर हीमोग्लोबिन। यानी अगर एक तरफ ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड 200 टाइम्स बेहतर रिएक्ट करेगा। तो इन केस किसी एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑल प्लेसेस हीमोग्लोबिन की ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस सूरत में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो अल्टीमेटली डेथ काज होती है। आप अक्सर देखते हैं कि सर्दियों में बाज़ जगह पर क्या होता है कि कमरे को बंद करके कोयले जलाए जाते हैं और सुबह देखा जाता है कि जितने भी लोग उस रूम में थे वो सारे के सारे उनकी डेथ हो जाती है। तो उसकी रीज़न बेसिकली ये होती है कि पहले चूंकि रूम में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो रूम में कम होती जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होना शुरू होती है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है तो उस सूरत में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है और उस सूरत में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली जितने भी इंसान उस रूम में होंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट वन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सोर्सेज इसके वोल्केनिक करप्शन, यानी सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं यानी सल्फर डाइऑक्साइड, 67% सल्फर डाइऑक्साइड आर रिलीज फ्रॉम वोल्केनिक एरप्शंस एंड बर्न ऑफ कोल एंड ऑयल 1 to 9% इसके थ्रू रिलीज होता है। 67% ऑलमोस्ट ये वोल्केनिक करप्शन से रिलीज होता है एंड 33% अदर एक्टिविटीज से सल्फर डाइऑक्साइड आर रिलीज। इनमें 1 to 9% कोल या ऑयल की कंबस्टन से होता है। इसके अलावा सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, जब सल्फर की एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज किए जाते हैं उसके नतीजे में भी सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो रिलीज होते हैं। अब इसके इफेक्ट क्या हैं? फर्स्ट वन इज एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वोल्केनिक एरप्शन से या ह्यूमन एक्टिविटीज के नतीजे में इन्वायरमेंट में ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है और उस सूरत में सल्फ्यूरिक एसिड रेन वाटर के थ्रू ड्रॉप करता है और इसको हम कहते हैं एसिड रेन। इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इरिटेशन, जिस एरिया में सल्फर ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ पर जब आप सांस लोगे तो बॉडी में भी सल्फर डाइऑक्साइड मूव करके बॉडी के इनसाइड भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी यानी रेस्पिरेटरी इरिटेशन काज होगी। लॉस ऑफ ग्रीन कलर इन प्लांट्स, यानी जिस रीजन में सल्फर के ऑक्साइड ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फेडिंग इन कलर ऑफ फैब्रिक्स, लेदर, पेपर एंड प्लांट्स, यानी प्लांट्स, पेपर, लेदर या फैब्रिक्स के जो कलर हैं वो भी हल्के होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आप देखते हो कि कपड़े धोने के बाद बारिश में गीले हो जाएं तो एसिड रेन की वजह से भी उनका जो कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिस रीजन में सल्फर ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ पर भी जो फैब्रिक्स, लेदर, पेपर या प्लांट्स के जो कलर हैं वो क्या हैं, फेड होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं इनका पंजेंट किस्म का ऑर्डर होता है। स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।